इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। फटाफट लिखिएगा, ये तुम्हें करना ही आता है। बातें मत करो। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर लिखो। माना फाई क्या है? फ्लक्स। फाई क्या है? फ्लक्स। लिखो, माना फाई इज अ फ्लक्स। फटाफट लिखना। फ्लक्स को हम दिखाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दो पोल्स यूज कर रहे हैं। फ्लक्स पर पोल, फ्लक्स पर पोल, पोल का मतलब है एक पोल, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, ठीक है। फ्लक्स पर पोल। उसके बाद है जेड। जेड क्या है? जेड टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन आर्मेचर। कितने खांचे बनाए हैं, उसको कितनी कॉइल रखनी है? 10 कॉइल रखनी है, 20 कॉइल रखनी है, 40। तो सारी तो आर्मेचर को सारे तो कंडक्टर कहलाएंगे। तो ये जेड क्या है? जेड रिप्रेजेंट करता है कि आर्मेचर के अंदर कितने चालक रखे हुए हैं। जितनी ज्यादा कॉइल 10 स्लॉट बनाए हैं, तो एक कॉइल का एक स्लॉट, एक कॉइल का दूसरा स्लॉट, तो 10 स्लॉट बनाए तो 10 क्या हो जाएंगे? कंडक्टर। कंडक्टर क्या है? कॉइल क्यों है? आगे लिखिए। और इसको आप कैसे लिखोगे? जेड इज इक्वल्स टू, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? नंबर ऑफ स्लॉट, कितने स्लॉट है? 10 स्लॉट है, ठीक है। और चालकों की संख्या कितनी है? एक खांचे, ठीक है। सपोज 10 स्लॉट रखे हैं और एक स्लॉट के अंदर एक चालक है, या 4 चालक है, या 5। समझ आ गई मेरी बात? नंबर ऑफ स्लॉट और नंबर ऑफ कंडक्टर्स, कंडक्टर्स का मतलब चालक है, पर स्लॉट, स्लॉट का मतलब खांचा। एन क्या है? एन आपको पता लग रहा है स्पीड है, ठीक है। किसमें होगी? आरपीएम। तुम्हें क्यों हंसी आ रही है? तुम बिना हंसी के नहीं हंस रहे हो। तुम आगे बात समझ। तुम्हें मजाक लग रहा है, तुम क्लास से बाहर चले जाओ। अब तुम क्लास से बाहर चलो। आपको कब दिखा रही है? नहीं, तुम मुझे दिख रहा है ना, तुम चले जाओ क्लास से बाहर जाओ। नहीं पढ़ाना तुम, वैसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्लास में आ जाओ। अपना पापा आएंगे ना, तो बताऊंगी। जाओ जाओ यहाँ से। नहीं, मुझे पता है ना, आप जाओ। ऐसे में क्लास टाइम नहीं हंसते भी, ये मुझे बताना कि मुझे ऐसे ही जाओ यहाँ से। और अगर आपकी हंसी आई ना, तो बिना कहे बस हाथ करूंगा तो क्लास से बाहर चले जाओ। क्लास के एक बच्चे की आदत तुम हंस रहे हो या इसी हंसी आ रही है बस, और पूरी तुम कह रहे हो हंसी ना, तुम दोनों क्लास से बाहर चले जाओ। पूरा चिट आगे वो देख देगा बेटी, जाओ। पोल्स कितने हैं? 2 पोल्स हैं, 3 पोल्स हैं, 4 पोल्स हैं। ए क्या है इसमें? हो गया इतना? ए के लिए लिखिएगा पैरेलल पाथ इन आर्मेचर, मतलब समांतर पथों की संख्या किसमें? आर्मेचर। पैरेलल पाथ्स इन आर्मेचर। ई लिखिएगा, ई लिखिएगा। ये क्या है? ईएमएफ, ईएमएफ इन आर्मेचर्स। आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा औसत विद्युत वाहक बल, औसत विद्युत वाहक बल पर कंडक्टर, औसत विद्युत वाहक बल इन कंडक्टर्स, वो किसके बराबर होगा? कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? जितना ज्यादा फ्लक्स परिवर्तन, लिख दीजिएगा उसी के बराबर में औसत विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू बराबर फ्लक्स परिवर्तन दर, ठीक है।
फ्लक्स परिवर्तन दर। तो फ्लक्स परिवर्तन दर उसी के बराबर में लिख सकते हो, मतलब एवरेज ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा। यहाँ देखो, यहाँ देखो, हम क्या देखो कितना एवरेज ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा, ये डिपेंड कर रहा है कि फ्लक्स परिवर्तन कितना होगा। तो फ्लक्स क्या होता है 5, फ्लक्स कितना था 5, परिवर्तन d किसके रिस्पेक्ट में होता है, दर कहाँ ना, टाइम के साथ। तो उसके बराबर में लिख लो इज इक्वल टू d phi अपॉन dt। किसमें होगा, विद्युत वाहक की यूनिट क्या होगी, वोल्ट, लिख लो। उसके बाद लिखिएगा हम ये मान रहे हैं, हमने ये कहा कि 2 पोल है हमारे। अब मैंने पोल को सिर्फ P से दिखाया, मैंने ये दिखाया वो 2 है 3, ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर P पोल आर्मेचर में P बार फ्लक्स को काटता है, P पोल P बार फ्लक्स को काटता है, तो टोटल फ्लक्स कितनी बार कट जाएगा, P बार का ना इतने टाइम्स, इतने भाई एक बार काट रहा है 1 बार, 2 बार काट रहा है 2 बार, 3 बार काट रहा है 3 बार, 4 बार काट रहा है 4 बार। जितनी बार एक काटेगा उतनी बार दूसरा पोल काटेगा, उतनी बार तीसरा पोल काटेगा। तो मैंने यहाँ P पोल माना है और P पोल P ध्रुव P बार फ्लक्स को काट रहा है, तो क्या हो जाएगा P5, देखो। और एक इसमें होगा वेबर, वैसे W भी लिखते हैं और वैसे मैं आपको पूरा लिख के दिखा रही हूँ वेबर, ठीक है। आगे मेरे पास ये आता है इसलिए करवा रही हूँ, देखिएगा क्या होगा, वेबर W फ्लक्स की यूनिट वही होती है, फ्लक्स प्रवाह की तरफ वही यूज होता है। अब सुनिएगा, आर्मेचर 1 मिनट में कितनी बार घूम रहा है, आर्मेचर रेवोल्यूशन पर मिनट, ये सब चीजें तो लिखी है। जो चीज मैंने नीचे लिखवाई है ना, वही आपको यहाँ पे उसे फॉर्मूले से कोरिलेट करके एक फॉर्मूला बनाना है, कहने का मतलब ये। और ये आएगा जरूर, ये अगर इक्वेशन जरूर आती है। बेसिक समझा देने की तो करवाने वाला है तो करवाना पड़ेगा ना, ऐसा ना हवा उड़ा दे तो घर जाके बैठे खत्म हो गया मेरे से काम, ले लिया मैंने तुम्हारा क्रेडिट। अब याद देखो n टाइम्स घूम रहा है, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि लिख लीजिएगा आर्मेचर के घूमने की संख्या पर मिनट, आर्मेचर के घूमने की संख्या या वैसे लिख सकते हो नंबर ऑफ टाइम्स आर्मेचर मूव इन 1 मिनट। हमने माना आरपीएम माना मैंने, ठीक है। n पर सेकंड कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 60, आरपीएम इन सेकंड्स, मिनटों में सॉरी सेकंड्स में आर्मेचर के घूमने की संख्या, तो क्या हो जाएगा n डिवाइड बाय 60। समझ आ रही है बात, यानी किसमें आ जाएगी आरपीएम इन 1 सेकंड, ठीक है। रेवोल्यूशन या चक्कर, रेवोल्यूशन या चक्कर इन 1 सेकंड। समझ आ रही है बात, इतनी बात सबको समझ आती है, सिर्फ समझाना है। लिया गया समय लिखो, नेक्स्ट एक चक्कर में, हाँ एक चक्कर में लिया गया समय कितना हो जाएगा, dt is equals to dt 60 by n, right, dt is equals to 60 by n seconds। सही समझ आ रहा है सबको, इतनी बात सबको समझ आ रही होगी, ये तो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है। ऐसे तो होता है, दूरी बराबर चालू का समय निकालना है, तो दूरी डिवाइड बाय चालू कर दोगे, वो आपने n का ही है, वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा आगे, उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि विद्युत अब कहानी आ गई ईएमएफ, ठीक है। तो ईएमएफ हम जो कह रहे हैं लिखिएगा, उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना था अभी तो बताया, पर कंडक्टर कितना था, राइट।
पर कंडक्टर कितना था d5/dt। उत्पन्न विद्युत वाहक बल पर कंडक्टर, ये एक कंडक्टर का बता देगा, पर कंडक्टर इज इक्वल टू d5/dt। ठीक है बच्चे, लिखिएगा d5/dt। इसी में फाई Pn और सुन लिखिएगा आगे, चलिए पहले लिखिए फाई Pn डिवाइड बाय 60। यही तो निकाला, ये जो निकाला 5, ये अभी निकाला ना आपने इधर d5/dt करके। p की वैल्यू क्या है p5 पर कोण का मतलब है एक कंडक्टर, तो क्या लेगी 5p और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप एक चालक का बताया था, एक चालक के लिए तो आप कैलकुलेट कर चुके हो ना, ये तो p5 है एक चालक के लिए। और कितनी बार काट रहा है एक पोल एक चालक में, कितना काट रहा है p5 और कितना टाइम ले रहा है 60/10। इसको आप समझ आ रही बात, नहीं आ रही समझ आ रही ना, एक कंडक्टर की बात लिखिए बस 5Pn/60 और एक किस में आ जाएगा वोल्ट में। और यही क्या हो जाएगा आपका विद्युत वाहक बल। इसी को लिख दीजिए शॉर्ट में E बराबर 5Pn/60। दैट्स इट, यही तो है। अब जो मैं लाइन बोल रही हूँ उसको लिख लीजिएगा ताकि आपको हमेशा याद रहे कि क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लिखिएगा पॉजिटिव और नेगेटिव ब्रशेस के बीच, पॉजिटिव की जो ब्रशेस होंगे ना शाफ्ट के ऊपर लगे हुए, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है ना, तभी तो वो एसी को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव ब्रशेस के बीच श्रेणी क्रम में सीरीज में जुड़े चालकों की संख्या कितने के बराबर है इज इक्वल टू Z/A। जेड क्या है, जेड किसको शो कर रहा है कंडक्टर्स को। अब टोटल बताना पड़ेगा ना, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स डिवाइड बाय ए क्या था पैरेलल पाथ, टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। समझ आ रही मेरी बात, यानी फॉर्मूला जब भी चालक के लिए आएगा इसके लिए तो आप लिखोगे Z/A। ठीक है, समझ आ गई ना मेरी बात। अब आगे लिखिएगा लास्ट, बोलो लास्ट लिखिएगा आर्मेचर के टर्मिनल्स के बीच, आर्मेचर के यानी आर्मेचर क्या था वो A1 A2 याद है ना, और इधर क्या था Z1 Z2 किसको दिखा रहे हैं कंडक्टर्स को, और A1 A2 किसको दिखा रहे हैं पाथ आर्मेचर को। ठीक है, तो आर्मेचर के एंड्स के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल E बराबर, उत्पन्न विद्युत वाहक बल E बराबर औसत विद्युत वाहक बल, औसत एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कंडक्टर, एक चालक में औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल। जब भी वो विद्युत वाहक बल रहेगा वो हमेशा प्रेरित ही होगा क्योंकि वो फैराडे के लॉ पे काम करता है। ठीक है, और वो एवरेज निकाल रहे और वो एक ही कंडक्टर के लिए होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन कंडक्टर्स, तो क्या आ जाएगी, पहले क्या है औसत विद्युत वाहक बल, ये आपने भी निकाला है, यानी ये किसके बराबर आ जाएगा E गुना Z/A, यही तो है। E की वैल्यू क्या निकाली थी 5Pn/60, तो क्या आ जाएगा Z/A, तो पूरी इक्वेशन आ जाएगी 5Pn Z/60। समझ आ रही मेरी बात, क्लियर है बच्चों। और इसमें आप ये कर सकते हो P और E को एक साथ ले लो 5NZ/60, P आपके पोल्स है और आर्मेचर कितने पाथ्स। समझ आ रही मेरी बात।
ये हो गया आपका वोल्ट। ठीक है, अब आगे लिखिएगा जरा, लैप कॉइल में विद्युत वाहक बल। लैप कॉइल, दो कॉइल बताई थी, एक लैप वाइंडिंग और एक वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग के लिए लिखिएगा ईएमएफ फॉर लैप वाइंडिंग, ईएमएफ फॉर लैप वाइंडिंग लिखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये सुनिएगा, क्योंकि वहां पे है ना ये ए बराबर पी के आ जाएगा। क्यों? देखो, जो मैं आपको लैप वाइंडिंग में बता रही ना, लैप वाइंडिंग में जो चालकों की संख्या होती है वो ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो जितने ध्रुव होंगे उतने ही पास होंगे, और वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? पोल्स पे। ठीक है, तो ए बराबर किसके आ जाएगा? समानांतर पथों की संख्या बराबर यूज किए गए पोल्स। तो ए बराबर पी के हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो मैंने अभी आपको बताया, ए बराबर पी के हो जाएगा, तो पी से पी कट जाएगा, खत्म। आ रही मेरी बात समझ? लिख लीजिएगा लैप वाइंडिंग में, क्योंकि लैप वाइंडिंग मशीन में लिखो, क्योंकि लैप वाइंडिंग मशीन में समानांतर पथों की संख्या ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है, यानी ए बराबर पी के होता है। ए बराबर पी के होता है ना, क्योंकि ए क्या है? समानांतर पथों की संख्या, सीरीज नहीं, समानांतर पथों की संख्या। वो किस पर डिपेंड कर रही है कि उस मशीन में कितने पोल्स हैं। अगर 2 पोल है तो 2 पाथ होंगे, 4 पोल है तो 4 पाथ होंगे। तो यानी चालकों की संख्या किसके बराबर थी? Z अपॉन A के। अभी तो बताया, चालकों में एक पाथ में श्रेणी में कितने चालक जुड़े हैं, इस पर डिपेंड करता है Z अपॉन A पे। और अभी मैंने लैप कॉइल में क्या बताया कि पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर है, तो A बराबर किसके हो जाएगा? P। तो उस वाली Z अपॉन A की जगह आप Z अपॉन P रखोगे और P से P कैंसिल। ये आपकी लैप वाइंडिंग के लिए अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पे ये फॉर्मूला यूज होगा। कहीं आप अपने Z अलग से निकालो और P अलग से निकालो, P का मतलब रोलिंग नहीं है। समझ आ गई मेरी बात? तो यानी क्या बच जाएगा? 5Zn अपॉन 6। ठीक है बच्चे, अब वेव वाइंडिंग के लिए लिखो, वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में देखो, अगर मैं आपको नहीं कराती ना तो ये इतना नहीं आप कर सकते। आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तरीके से तो आपको थोड़े में भी समझ आता है। मैं आप पूरा चैप्टर कहता हूं घर जाके पढ़ लेना, तो तुम नहीं पढ़ पाओगे, खास तो लगे तो समझ कुछ नहीं आएगा। समझ आ गई मेरी बात? अभी पहले 3-4 दिन है, नहीं होगा मैं 22-23 में भी आ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लिखिएगा, वेव वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या हमेशा 2 होती है, की संख्या हमेशा 2 होती है। ए बराबर कितने का हो जाएगा? हम 2 के, क्योंकि Z अपॉन A है। A क्या है? समानांतर पथों की संख्या, और A बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ पे Z, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5Pn अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय Z अपॉन A, और A बराबर किसके है? 2 के। ठीक है, यहाँ पे आप A बराबर 2 लिख दोगे। ठीक है, ये आपकी लैप वाइंडिंग है। समझ आ गई मेरी बात? ए क्या है? समानांतर पथों की संख्या है ना, हाँ या ना? तो समानांतर पथों की संख्या कितनी कही है मैंने? वो हमेशा 2 होती है। पर चालक समानांतर पथों की संख्या वेव वाइंडिंग में 2 रहती है, 2 समानांतर पाथ हो सकते हैं। ठीक है, तो ए बराबर क्या रखोगे? 2 के रखोगे। ठीक है, वो वर्ड पढ़ लीजिए। ये आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, 3 आगे देखो। अभी सुन लो, अभी मैं आपको 5 मिनट रोकती हूँ, मैं इसे टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर पढ़ा के तब चैप्टर पूरा होगा। एक छोटा सा टॉपिक होगा, मैं आप 5 मिनट रोकती है? नहीं तुम चले जाओ, मैं तुम चले जाओ, तुम ऐसे मुझे से बहस मत करो। जान जिसको जाना वो चला जाए, मेरा काम है चैप्टर पूरा करना, मैं पूरा करके जाऊंगा। टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर देखिए, सब लोग बोलिएगा, वो जिनके पास नहीं है वो बताओ मुझे, किसके पास नहीं है। क्योंकि तुम पीछे देखो बच्चे, तुम दोनों किसके पास बुक नहीं है? उधर है, वैसे तुम आ गया। आशीष तुम्हारे पास क्या है? तो दिव्यांश को जाने, दिव्यांश को कोई और लेना। चलो यहाँ देखो, टाइप्स ऑफ
क्षेत्र उत्तेजन के आधार पर, फील्ड एक्साइटेशन के आधार पर, यानी फील्ड वाइंडिंग के आधार पर। बताया था ना मॉडल में फील्ड वाइंडिंग क्या होती है। फील्ड वाइंडिंग क्या होती है? जो पोल्स के बराबर में लगी होती है। ऐसी तो लगी रहती है ना, आपका योग है, फिर पोल है, पोल के अंदर आपकी बराबर में कॉइल्स लगी रहती है, फिर आर्मेचर के साथ में कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो फील्ड वाइंडिंग के आधार पर आपका डीसी जनरेटर दो प्रकार का होता है। एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड और एक होता है सेल्फ एक्साइटेड। एक तो सेल्फ एक्साइटेड का मतलब जो खुद ही एक्साइटेड हो जाता है, और एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड जिसको हम अलग से एक्साइटेड करते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? तुम्हारे बुक में है बच्चा? यस मैम। तुम इधर आओ, है ना? अच्छा तुम ही चले जाओ। देखिएगा, सबसे पहले समझिएगा सेपरेटली एक्साइटेड। इस प्रकार के जनरेटर्स की फील्ड कॉइल का किसी बाह्य डीसी जनरेटर या बैटरी से एक्साइटेड किया जाता है। ये हमें समझ आ रहा है क्योंकि हमने सुबह आके फील्ड वाइंडिंग के बारे में बहुत चर्चा की है ना? हम तो समझ आ रहा है योगेश, सुबह आके मैंने बताया ना फील्ड वाइंडिंग को बाहर से एक्साइटेड करना पड़ता है। तो सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब है अलग से एक्साइटेड करना, यानी जिसमें हमें फील्ड वाइंडिंग को अलग से बाहर से बाह्य परिपथ से क्या करना पड़े, एक्साइटेड करना पड़े, उसे क्या कहेंगे हम? फील्ड वाइंडिंग कहेंगे। तो इस प्रकार की जनरेटर्स की फील्ड वाइंडिंग का किसी बाहरी डीसी सोर्स द्वारा या बैटरी से एक्साइटेड किया जाता है, और जहां कम वोल्टेज और हाई करंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, जहां पे हमें क्या हो, कम वोल्टेज और हाई करंट की आवश्यकता हो तथा फील्ड करंट को नियंत्रित करना पड़ता हो, वहां इस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। यानी क्योंकि डीसी बैटरी से कनेक्ट हो, बैटरी कितनी ज्यादा हो जाए, बैटरी तो डीसी सोर्स है ना, तो क्योंकि हम डीसी जनरेटर की बात कर रहे हैं उसमें एक्साइटेड भी हम डीसी बैटरी से ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद में से ये भी कहा गया है कि इस वाइंडिंग में आपका जैसे हम कनेक्शन करते हैं तो हम इस अभी कहा, ये तो मैंने बता दिया कि बाहर से एक्साइटेड करते हैं। देखो ये आपकी वाइंडिंग, ये वाइंडिंग को आर्मेचर हो गया, ये वाइंडिंग हो गई, और इसको एक्साइटेड करने के लिए बाहर से हमको सोर्स दिखा दिया, वो बैटरी हो सकती है। तो अब आप क्या दिखाएंगे, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पे कम वोल्टेज और हाई करंट की आवश्यकता होती है, वहां पे सेपरेटली एक्साइटेड मोटर को, जनरेटर को यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज हम उसको वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें किसी सिस्टम को कंट्रोल करना। खत्म हो गई मेरी बात? ठीक है, डायग्राम बना हुआ होगा ना सबकी बुक में, बच्चे दिखाई दे रही होगी, एक तो फील्ड वाइंडिंग दिखाई दे रही होगी इधर से, है ना सबकी बुक में? वहां देखो फील्ड वाइंडिंग है, ये करंट कंट्रोलर है, क्योंकि वोल्टेज तो पहले ही करंट है, तो वोल्टेज कम है तो करंट ज्यादा होगी। ठीक है, तो करंट को हमने कंट्रोल किया है और किसी बाह्य सोर्स से उसको कनेक्ट किया है। तो इधर बैटरी दिखाई है, फिर कंट्रोलर दिखा रहा है, क्योंकि कंट्रोल किसको करेगा, करंट को ही जो करेगा, और इसका काम है किसके लिए यूज कर रहे हैं, करंट कंट्रोलर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इसका प्रयोग और हम कहां पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, मेटल के प्योरिफिकेशन के लिए, धातुओं को शुद्ध करने, सोने को, डायमंड्स को, इन चीजों को प्योर करने के लिए इसका यूज किया जाता है लैबोरेटरी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा सेल्फ एक्साइटेड, ये बताऊंगी जरूर ध्यान से। सबके में डायग्राम है क्या, ये वाले पहले देख लो, ये डायग्राम है सबके, ऐसा डायग्राम है सबके, है ना सबके में? चलिए देखिएगा सेल्फ एक्साइटेड, देखिएगा इस प्रकार के जनरेटर्स की फील्ड वाइंडिंग को स्वयं की धारा से ही क्या किया जाता है, एक्साइटेड किया जाता है। ठीक है, जनरेटर्स को स्वयं की धारा उत्तेजित करने के लिए फील्ड मैग्नेट्स में रेजिडुअल मैग्नेट्स का होना आवश्यक है। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का क्या मतलब होता है, अवशिष्ट मतलब बचा हुआ, मतलब चाहे आप उसे किसी भी चीज से, यानी परमेबिलिटी उसकी चुंबकशीलता बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हाई, कि आसपास में थोड़ा सा भी मैग्नेट अगर नॉर्थ और साउथ लगे हुए हैं तो तब भी उस मोटर के अंदर इतना गुण होना चाहिए कि अगर चुंबकशीलता बहुत ज्यादा होगी तब भी वो आपस में क्या करेगा, कुछ ना कुछ उनके क्षेत्र को प्रभावित करता रहे। ठीक है, तो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म हिस्टैरिसीस लॉस से, हिस्टैरिसीस कर्व से मैंने समझाया था, जिसके अंदर मैंने बताया था रेजिडुअल समझाया था, मेरे इलेक्ट्रिकल सेक्शन में जो मैग्नेटिकल मटेरियल वाला चैप्टर है उसके अंदर समझाया होगा रेजिडुअल क्या होता है। इसे रेजिडुअल ही कहते हैं कि आपने H को इंक्रीज किया, सॉरी B को, मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये चुंबकशीलता बढ़ी।
आपने बढ़ाया बढ़ी, लेकिन जब आपने बी को वापस 0 कर दिया तो H0 H ऐसे नहीं आया, H ऐसे ही यहाँ, इसको बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, यानी इसके अंदर कुछ और चुंबक का घुस, यानी बी को 0 कर देने पर भी, चुंबकीय क्षेत्र को 0 कर देने पर भी उसमें कुछ ना कुछ चुंबक क्षेत्र जरूर रहेगा। और उसमें क्या होगी, बस इतना ही तो चाहिए हम उसको स्टार्ट करने के लिए, वो क्या हो जाएगी, उतनी उसमें ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, ठीक है, वो थोड़ा बहुत फ्लक्स काट देगा हल्का हल्का, और उसमें करंट जनरेट हो जाएगी, और एक बार वो एक्साइटेड हो गया तो वो चलता रहेगा। तो ये होगी सेल्फ एक्साइटेड। समझ आ रही मेरी बात, क्लियर है सबको? यस और नो? तो देखिएगा, तो इसके लिए जनरेटर को स्वयं की धारा से उत्तेजित करने के लिए फील्ड मैग्नेट्स में, यानी मैग्नेट्स के अंदर क्या होना चाहिए, अवशिष्ट चुंबकत्व या रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का होना आवश्यक है। मतलब उसकी चुंबकत्व बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप कुछ भी उठाओगे, हर मटेरियल को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है कि ये मेटल में कम चुंबक के गुण होंगे, उसमें बहुत ज्यादा होंगे, किसी में बिल्कुल भी नहीं होंगे, और वो होगा आयरन का ही पार्ट। समझ आए मेरी बात? 1-2 मिनट, ठीक है। और इसी के कारण उसमें क्या हो जाएगा, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण उसमें ईएमएफ जनरेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर को उनकी क्षेत्र कॉइल और आर्मेचर के साथ कनेक्शन के आधार पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है सीरीज बाउंड जनरेटर, एक शंट बाउंड का मतलब है घिरा हुआ, ठीक है। सीरीज बाउंड जनरेटर, शंट बाउंड और कंपाउंड, ठीक है। सीरीज बाउंड में देखिएगा, इस प्रकार के जनरेटर में फील्ड कॉइल इंसुलेटेड वायर के कम बर्तन देकर बनाई जाती है। तो मैंने आज मॉर्निंग में बता दिया आपको, नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे और तार क्या होगा, मोटा होगा, यही तो बताया आज तुम नहीं आए थे, ठीक है। और इस आर्मेचर को श्रेणी में जोड़ा जाता है। इसका क्षेत्र तब तक उत्तेजित नहीं होता जब तक कि बाहरी लोड का स्विच बंद या ऑन ना कर दिया जाए, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ? इस प्रकार टोटल करंट, लोड करंट श्रेणी क्षेत्र से होकर, मतलब सीरीज में करंट प्रोवाइड होगी, कहने का मतलब ये सारी करंट आएगी लोड से पास होगी, पूरा बंद पड़ी पर तभी बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, श्रेणी जनरेटर में दिखाया भी है सीरीज में ये आर्मेचर था, यहाँ आर्मेचर है, देखिएगा सीरीज में यहाँ आर्मेचर आएगा, ठीक है। आर्मेचर की सीरीज में आपने कनेक्ट किया है, जैसे आर्मेचर में दिखा दिया, डायरेक्ट लोड दिखा दिया, आप आर्मेचर भी दिखा सकते हो, घुमा हुआ A1 A2, ये तो बताया था जोड़ दिए। ये आपका, ये देखिएगा, ये आर्मेचर A1 A2, उसके सीरीज में आपने क्या लगा दिया, अगर आप Y1 Y2 कह रहे तो वो सीरीज कॉइल, और से आपने आर्मेचर की सीरीज में लगाया है, और ये आर्मेचर जो है प्राइम मूवर से मूव करेगा। आपको पता है डीसी जनरेटर को हमें मूव तो कराना पड़ेगा शाफ्ट को टरबाइन पार्ट फ्यूजन से, किसी चीज से, ठीक है, और फिर आपका आर्मेचर मूव करने लग जाएगा, ये आर्मेचर पे पत्तों के साथ। समझ आ गई मेरी बात? और यहाँ पे आपका लोड है, तो पूरा क्लोज पाथ करना, ठीक है। फिर आपका क्या है, सीरीज वाला, वो शंट वाला, शंट में क्या होगा, Z1 Z2 आएगी, ठीक है। ये जो कॉइल है वो आर्मेचर के पैरेलल में लग जाएगी, इधर लोड आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस जनरेटर को क्षेत्रीय कॉइल या किस कौन सी वायर का बनाया जाता है, पतली तार का और ज्यादा चक्रों की संख्या, ठीक है, जिससे टोटल वोल्टेज आपकी लोड तक पहुंच जाए, ठीक है। इसको हम शंट कॉइल भी कहते हैं। इसका यूज कहां किया जाता है, इसका यूज बैटरी चार्जिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बैटरी चार्जिंग के लिए। आप वो याद रखो जो आपको याद हो, ठीक है, बैटरी चार्जिंग उसका कहाँ यूज किया जाता है, सीरीज वाले का मेटल प्यूरिफिकेशन। फिर कंपाउंड है, यह जनरेटर सीरीज और पैरेलल दोनों का यूज करके किया जाता है, और दोनों कॉइल्स वहां पे क्या होती हैं, अवेलेबल होती है, ये पहले आप बता सकते हो। इसमें 2 चीजें हैं आपकी, या तो आप शॉर्ट शंट कर दो या लॉन्ग शंट कर दो, मतलब पैरेलल में ज्यादा ले लो, ठीक है, या पैरेलल में कम ले लो लेंथ के हिसाब से, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है कम्युलेटिव और डिफरेंशियल, इसके बारे में बताया कुछ तुम्हें तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसका और ज्यादा डिटेल में नहीं करना है क्योंकि इतना ही है आपको। एक मिनट रुकिए, वो तो जब तक चल रहा है तो चल रहा है। अच्छा मेरी एक बात सुनो, अब तो बाकी करनी पड़ेगी।
सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं पढ़ाऊंगी, बाकी आप मशीन और जनरेटर सेम है वो आप पढ़ के आएंगे। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या